विचार प्रस्तुत किए। इन्हें वैश्विक संस्था फैक्स द्वारा वर्ष 2022, 2024 और 2026 में फैक्स माविन सम्मान से नवाजा गया। 17 मई 2023 को इन्होंने नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड में देश के यूसीबी के अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के पहले सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला। हाल ही में वे एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और अब स्वतंत्र रूप से बैंकिंग सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक कंपनी के बैंकिंग एडवाइजर है तथा भारत में कई फिनटेक स्टार्टअप के मेंटर भी है। इसके अलावा उन्हें फियाक्स की एआई फाइनेंस कमेटी का ज्वाइंट चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, जहां वे भारत सरकार और वैश्विक मंच जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के लिए बैंकिंग में एआई के उपयोग पर महत्वपूर्ण सुझाव देंगे। सरल शब्दों में कहा जाए तो श्री अतुल खिरवड़कर जी बैंकिंग क्षेत्र के एक ऐसे मार्गदर्शक है जिन्होंने न केवल वर्षों तक नेतृत्व किया है, बल्कि आज भी अपने ज्ञान और अनुभव से पूरे बैंकिंग सेक्टर को दिशा दे रहे हैं। हम संवाद कार्यक्रम में उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। हैंड ओवर टू आवर सीईओ सर गिरीश जी। धन्यवाद दीपाली जी। और अतुल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। संवाद में संवाद हमारे लिए और हमारे कस्टमर्स के लिए, हमारे कंपनी में जो रुचि रखते हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है। आप आगे देखोगे कि बहुत सारे लोग हमसे जुड़ेंगे इस संवाद के क्षेत्र में। और संवाद हमारे लिए इसलिए बहुत खास है क्योंकि हम सभी लोगों से मिलते हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि हर महीने हम एक महत्वपूर्ण सूचनाएं उनको पहुंचाएं, महत्वपूर्ण विषयों पर हम उनको थोड़ा अवगत कराएं। यही संवाद का उद्देश्य है। और मैं फिर से सभी को नए फाइनेंशियल ईयर में सभी को स्वागत करता हूं। अतुल जी, आपके लिए स्पेशल वेलकम। और जैसे मैं हर संवाद में, ये 23rd एपिसोड है सर, तो हर महीने हमारा तीसरे गुरुवार को या तो दोपहर में या सुबह 1.5 घंटे हम लोग अपने कस्टमर के साथ जुड़ते हैं। और संवाद बहुत बढ़िया चल रहा है 2 साल से, और आगे भी बहुत बढ़िया चलेगा। आप सभी, आप जैसे लोगों की मार्गदर्शन हमें मिलती रहे। हम कोऑपरेटिव सेक्टर में जो काम कर रहे हैं वो और बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाएं, इसी का लक्ष्य है हमें। और इसी के चलते हम संवाद को हैंडल करते हैं। हर संवाद की कड़ी में एक और प्रथा भी होती है कि संवाद के विषयों के ऊपर अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस, क्वेरीज जो आते हैं ऑब्वियसली होंगे, तो उसके चलते वो लोग हमें अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में डालेंगे। आपके सेशन होने के बाद हम उस क्वेश्चंस को जिस तरीके से पूछे गए हैं उस ऑर्डर में हम लोग आपसे पूछेंगे और हम उनको उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर कुछ चीज़ों को हम सेशन में ही क्लैरिफाई नहीं कर पाए तो हम कोशिश करेंगे कि उनको ऑफलाइन कनेक्ट करके हम उनको क्लैरिफिकेशन दें। तो सबको सर स्वागत। मैं अपनी बात हर बात की तरह एक छोटा सा प्रेजेंटेशन 5 मिनट के लिए मैं करूंगा, जहां पे मैं अपनी तरफ से, लिस्ट की तरफ से लीडरशिप मैसेजिंग जो होती है, जो मुझे सबको बतानी होती है पिछले महीने हमारे यहाँ क्या हुआ और आगे महीने में वो क्या हमसे उम्मीद रख सकते हैं, उस चीज़ को मैं बताने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। दयानंद जी बताइए, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो? यस, हाँ देख पा रहे हैं। परफेक्ट, बढ़िया है। सभी को फिर से 23rd लिसन संवाद में सहर्ष स्वागत। जो लिस्ट में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं और अभी हमारे कस्टमर नहीं है, उनके लिए बहुत और ज़्यादा स्पेशल थैंक्स कि वो अपना वक्त निकाले और हमारे साथ जुड़े। और हम आशा करेंगे कि आपको ये सत्र बहुत उपयोगी हो और आगे चल के हम आपके साथ काम भी करें। जो हमारे कस्टमर्स है वो हमारे लिए देवता हैं। हमारे कस्टमर्स आर गॉड्स फॉर अस, और हम उनकी सेवा में हर वक्त उपलब्ध होने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं गिरीश बड़गानोर मेरे पूरे टीम के साथ आप सभी को 23rd संवाद में
स्वागत करता हूं। जैसा मैंने शुरू में कहा, अभी नया साल शुरू हो चुका है। हम लोग अप्रैल महीने में है और अप्रैल महीने हम सभी के लिए नया फाइनेंशियल ईयर का महत्व रखता है। मैं चाहूँगा कि हर साल की तरह और हर साल से बेहतर जो आने वाला जो साल है, आप सभी के लिए बहुत बहुत सक्सेस लेके आए। हम सभी बहुत सफल हो, हम आपको सपोर्ट करने में सफल हो, आप अपने बिजनेस करने में सफल हो और पूरा साल हमारा बहुत अच्छा तरीके से आगे बढ़े। तो यही हमारी तरफ से विश रहेगा कि आने वाला साल हमारे लिए और आपके लिए बहुत बढ़िया रहे। जो लोग लिस्ट को थोड़ा कम जानते हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि लिस्ट सॉफ्टवेयर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में पिछले 25 सालों से काम कर रही है। हम कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को शुरू किए थे लगभग 1997 में, और जब आरबीआई कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सेंट्रलाइज सॉल्यूशन लेके आए, तब हम लोग अपग्रेड हो गए। तो पिछले 25 से 30 साल में हम बैंकिंग क्षेत्र में काम किए हैं। हमें बहुत गर्व है कि हम सहकारी क्षेत्र में है और उन सभी चीज़ों को हम करने की कोशिश करें जिसकी ज़रूरत एक सोसाइटी को और एक बैंक को आगे चल के एक एनबीएफसी को भी मदद मिले। तो आप अगर बैंक में हो, आप अगर सोसाइटी में हो और आपको अगर कुछ ऑटोमेशन की ज़रूरत है, तो आप हमें रीच आउट हो सकते हैं। इस सेशन के बाद आपको नंबर भी दिया जाएगा, ईमेल्स भी दी जाएंगी और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, प्रॉब्लम है, हम सॉल्व कर पाएँ। तो ये था उन लोगों के लिए जो लिस्ट के बारे में कम जानते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ और पिछले महीने हमारे लिए जो कुछ भी चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण थी, जिन चीज़ों को मैंने पिछले संवाद में बताया था कि आगे वाले महीने में हमसे क्या आप उम्मीद रख सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हाइलाइट्स मैं देता हूँ। पहले उन चीज़ों को जो है मैं आप तक पहुँचाना चाहूँगा जो जिसका आपको इंतज़ार रहेगा, आपको फ़र्क पड़ेगा। पहले तो है रेगुलेटरी रिलेटेड मैटर्स। तो मुझे बहुत खुशी है कि हम जो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का जो गाइडलाइन आया था कि हर बैंक को उनके साथ टेक्निकली कनेक्ट होना पड़ेगा, तो मुझे बहुत खुशी है कि हमने अपना इम्प्लीमेंटेशन पूरा कर लिया है। हमारी तरफ से जो कोई भी बैंक I4C से कनेक्ट करना चाहता है और उनका फ्रॉड रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क को बनाना चाहते हैं, उसमें वो भागीदार बनना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए ये गुड न्यूज़ है कि हमारे पास वो मॉड्यूल हमने बना ली है और हमने लगभग एक बैंक में उसका इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू कर दिया है। और जब बैंक को I4C से ये URLs मिलेंगे, तब हम लोग लाइव भी जाएंगे। हो सकता है अगले संवाद तक हम 5-6 बैंकों में I4C का जो फ्रॉड रिपोर्टिंग, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग का जो मैटर है, इस पे हम कंप्लायंस दिखाएं। इसके अलावा भी जो बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लुकअप है, ये हमें खुशी है कि 2 बैंक हमारे ऑलरेडी प्रोडक्शन में उसको यूज़ करने लगे हैं। जो RTGS NEFT करते वक्त अगर आपके ग्राहक ये देखना चाहेगा कि अकाउंट नंबर और ISF कोड देने के बाद वो रिसीवर का नाम क्या है, तो अभी पॉसिबल है। और हमने ये पिछले 2 महीने से इम्प्लीमेंटेशन किया था और आज के दिन में 2 कस्टमर हमारे लाइव हो चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा, बट क्योंकि आज कीनोट स्पीकर के सेशन और बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैं अपनी तरफ से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो उसके अलावा मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन का हमने रिवैम्प किया है। हम अगले सत्र में बताएंगे कि मोबाइल एप्लीकेशन में आप क्या क्या नए चीज़ों को पा सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल की पायलट्स हमारे चल रही है। CEO डैशबोर्ड का वर्क इन प्रोग्रेस लगभग खत्म होने को आ रहा है। अगले महीने हम लोग आपको नया CEO डैशबोर्ड कस्टोडियन में से कैसे दिखेगा, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। इसके अलावा SMS मित्रा में भी बहुत सारे एनहांसमेंट थे जो हम आपको हमारे सोशल मीडिया के थ्रू हम आपको बताएंगे। तो दूसरा जो हमारी तरफ से अपडेट है कि हम सोशल मीडिया में पिछले 3-4 महीने से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। पिछले महीने हमारे लगभग 18 पोस्ट हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था और मैं आप सभी को धन्यवाद भी बोलना चाहूँगा कि हमारा सोशल मीडिया इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ भी रहा है और हमें खुशी है कि हम आप तक अलग अलग तरीक़ों से आप तक पहुँच रहे हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है,
इसके बारे में आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि आने वाले महीने में हम अपनी नया प्रोडक्ट जो लॉन्च करते हैं उसके प्रमोशंस हम सोशल मीडिया पे करें। हम आपको भी इसका आह्वान देते हैं, जहाँ पे आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में शुरू में ज्वाइन हो जाओ, बीटा वर्जन को इवैल्यूएट करो, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद भी मिल सकता है। वैसे प्रमोशंस हम अपनी सोशल मीडिया के थ्रू करेंगे आगे चल के, और बहुत सारा कंटेंट हम एआई बेस्ड भी करेंगे आगे चल के, जिसके चलते आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमारे सोशल मीडिया से मिलेगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप अगर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो और यूट्यूब हो, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को सब्सक्राइब करें। इंजीनियरिंग अपडेट्स, I4C के जो भी रिक्वायरमेंट थे वो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। हमने पिछले संवाद में भी बताया था कि अभी हमारा कोर बैंकिंग सोल्यूशन में फैमिली रिलेटेड सेटिंग्स, नॉमिनेशन रिलेटेड सेटिंग जो गाइडलाइन के हिसाब से है, उन सभी चीज़ों को हमने किया है। अभी हमें ये भी खुशी है कि ये सारे फैसिलिटीज़ आपको मोबाइल ऐप में भी मिलेंगे। तो आप अगर मोबाइल ऐप अपनी बैंक से चलाओगे तो ये सारे फीचर्स आप अपनी मोबाइल ऐप से भी ऑफर कर सकते हैं, चाहे वो रिबेट हो या CRAR की रिलेटेड मैटर्स हो। ये सारे काम हमारे पिछले महीने हमने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से की है, ये सारे आप तक पहुंचेंगे बहुत जल्द ही। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो नया टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, उनके डिपार्टमेंट का अपडेट आपके लिए ये है कि SMS मित्रा जो हमारा एक प्रोडक्ट है जो हमने पिछले 6 महीने से इसको लॉन्च किया है, बहुत सारे लगभग 20 से ज़्यादा हमारे कस्टमर्स SMS मित्रा को शुरू कर चुके हैं, और उसमें हम नए नए फीचर्स ऐड कर रहे हैं, चाहे वो मिनी स्टेटमेंट हो, बैलेंस इंक्वायरी हो। आप SMS यूज़ करके आप अपनी बैलेंस को ले सकते हैं, आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, अनफ्रीज कर सकते हैं, बिना इंटरनेट के, बिना स्मार्टफोन के। तो SMS मित्रा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और सीनियर्स के लिए भी बहुत इजी होगा। तो SMS मित्रा में बहुत सारा अपडेट आपको आगे वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा BANL में बात किया मैंने, बाकी सभी पॉइंट्स में भी मैंने बात किया। क्लाउड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 3 साल से हम अपने कस्टमर्स जो चाहते हैं कि वो अपने डेटा सेंटर को निकाल के क्लाउड पे चले जाएं ताकि उनके कंप्लायंस ज़्यादा बढ़े। कंप्लायंस आज का बहुत बड़ा विषय है, अतुल जी भी उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करेंगे। तो जो लोग हमारे साथ हमारे क्लाउड से चलते हैं, लगभग 30 से ज़्यादा हमारे बैंक्स क्लाउड से चलते हैं। तो पिछले महीने में भी एक और हमारे बैंक क्लाउड पे आ गई है, और हमारा क्लाउडिफिकेशन का जो मैटर है वो हम आगे बढ़ाएंगे। क्लाउडिफिकेशन में एक और बात यह है कि जो पिछले महीने बताया था, आप अगर प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट जो RBI का रिक्वायरमेंट है, या डेटा लॉस प्रोटेक्शन, इन दोनों फीचर्स को भी आप लेना चाहते हैं, चाहे आप ऑन प्रीमाइस ही चला रहे हो, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमें रीच आउट करें। हमारे पास प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट और डेटा लॉस प्रोटेक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, और हम चाहेंगे कि हमारे सारे ग्राहक इसको उपयोग उठाएं। लास्ट वाला अपडेट हमें पिछले महीने से मेरी तरफ से है कि सपोर्ट है, जो एक अच्छी बात ये है जिसके बारे में मैं 2 और स्लाइड में बात करूंगा कि पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर एंड हर बैंक को करना है, उसके लिए जो सपोर्ट हमें बनाना था तो हमने बनाया था। पिछले 2 संवादों में हमने इसके बारे में जानकारी भी दी थी। तो हमें बहुत खुशी है कि हमारे लगभग सारे बैंक्स सपोर्ट लेके या बिना सपोर्ट के अपनी फाइनेंशियल ईयर एंड कर पाएं, और वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे सारे बैंक्स RBI के गाइडलाइन के हिसाब से अपना ईयर एंड कर पाएं। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है और अचीवमेंट भी है कि हर साल की तरह इस साल भी बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं हुई, और उसके बारे में मैं 2 और स्लाइड में बात करूंगा। इसके अलावा क्लाउड माइग्रेशन भी सपोर्ट की टीम करती रही पिछले महीने, और वो आगे भी करते रहेगा। तो ये थे मेरे पिछले महीने का। मैं थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा तेज़ी से बता रहा हूँ क्योंकि मुझे की नोट स्पीकर को हैंड ओवर करना है। तो अगर मैं 2 और मिनट लूँ एक और मैटर के बारे में, कि वो है फॉर्म 121। हम देख रहे हैं कि हमारे सारे कस्टमर्स को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि RBI जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस वाला जो सेक्शन है, स्पेशली वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। पिछले फाइनेंस का बजटिंग सेशन के बाद
उन्होंने डिसाइड किया कि फॉर्म 15G और 15H अभी रेलेवेंट नहीं रहेंगे। और इन ए वेरी पिक्यूलियर, मतलब ये ऐसा जनरली ऐसा नहीं होता है कि इतना कम टाइम में कोई गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए फोर्स करे। तो उनके गाइडलाइन आया था 28 मार्च को ऑफिशियली, और बैंकों को रीच हुआ, और उनसे उम्मीद की जा रही थी कि 1 अप्रैल से वो ये इम्प्लीमेंट हो। तो हमने भी इसको इसको स्टडी किया, अपनी तरफ से क्या करना चाहिए, टेक्निकल मैटर की तरफ से फॉर्म 121 का फीचर हमारे प्रोडक्ट में लेके आने के लिए जो चाहिए वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और खुशखबरी है कि कल मतलब 17 अप्रैल से हम इसका रोल आउट भी शुरू करेंगे। हम पहले कुछ बैंकों को टेस्ट मतलब पायलट के हिसाब से रोल आउट करेंगे, और अगले हफ्ते से सारे बैंकों को फॉर्म 121 के फीचर हम रोल आउट करेंगे। तो बहुत सारे बैंक्स इसके बारे में पूछ रहे थे हमें, तो उन सभी को एड्रेस करने के लिए मैंने सोचा कि एक स्लाइड इसके ऊपर हम बना देते हैं। तो फॉर्म 121 का कंप्लायंस का अपडेट हमारी तरफ से ये है कि हम डेवलपमेंट कर चुके हैं, टेस्टिंग कर चुके हैं, अभी इसका रोल आउट हम कल से शुरू करेंगे। पायलट फेज में फेज 1 रहेगा, बाकी सब के लिए 23 अप्रैल से आपको मिलेगा। इसके अलावा जो पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर एंड है, ये खत्म करने के बाद हमने सोचा कि हम उन सभी कस्टमर से फीडबैक लेते हैं। हम उनको पूछते हैं कि हमारी सपोर्ट उनको कैसी रही पिछले ईयर का ईयर एंड करने में, किसी को कुछ दिक्कतें हुई हैं, नहीं हुई हैं, अच्छा है, कुछ और हमें उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आना है। इन सभी चीज़ों को समझना और उन चीज़ों के ऊपर अमल करके उसको प्रैक्टिस में लेके आना हमें अच्छा लगता है और हमें करना है। ये सोच के हमने एक सर्वे कंडक्ट किया। उसमें हालांकि हम लोगों ने अनुरोध किया था सारे हमारे लगभग 60 कस्टमर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए, बट 39 बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया। और लगभग ये खुशी की बात है कि हमारे कस्टमर्स हमें जो है वो बताते हैं, तो वो 95% लोग हमारे सपोर्ट जो उनको मिली है वो उससे खुश है, और वो पॉजिटिव रेटिंग दिया है, या तो 4 दिया है आउट ऑफ 5 या 5 आउट ऑफ 5 उन्होंने दिया है। और जो हमारी सपोर्ट का जो KPI था कि हम उन सभी बैंकों को ईयर एंड करने में मदद करेंगे, वो 100% कवरेज था। तो उसके चलते हमें लगा कि जो आज के दिन में हम प्रथा लेके चल रहे हैं कि आपकी साल खत्म करने का है, फाइनेंशियल ईयर एंड करना है, उसके लिए जो एडिशनल सपोर्ट चाहिए, उसके लिए जो रेडीनेस चाहिए, उसके लिए जो डेटा प्रिपरेशन चाहिए, उसके लिए जो सिमुलेशन चाहिए, ये सभी हम लोग करते हैं हमारी तरफ से, और बैंकों को हैंड होल्डिंग करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। और हमें बहुत खुशी है कि हम ये कर पाए इस साल भी लगातार पिछले साल की तरह। इसके अलावा हालांकि बहुत सारे कस्टमर्स ने हमें जो किया उसका अप्रिसिएशन दिया, उसमें से हमने कुछ निकाल के इधर प्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत सारे बैंकों ने अपने सपोर्ट लीड का नाम देके उनको बताया, उनको प्रोत्साहित किया कि उनका सपोर्ट बहुत बढ़िया रहा है। और हम चाहेंगे कि सारे बैंक जो हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो हम लोग कस्टमर सक्सेस मैनेजर बोलते हैं, जो अकाउंट मैनेजमेंट टीम के आते हैं, उनके जुड़े रहे हैं, वही हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेंगे दोनों तरफ से। तो उसी हिसाब से आप देख पाओगे कि बहुत सारे कस्टमर्स हमें अप्रिसिएशन दिए। इससे महत्वपूर्ण हमारे लिए ये भी था कि कुछ बैंकों को कुछ दिक्कतें हुई और उन्होंने बहुत सारा फीडबैक हमें दिया, जिसके ऊपर हमारा काम चालू है। तो बहुत सारे बैंकों को जो हमारा सपोर्ट था वो सफिशिएंट लगा, बट कुछ लोगों को लगा कि हमारा प्रोसेसिंग स्पीड और सपोर्ट कुछ और बेहतर हो सकता है, क्योंकि वो 12 घंटे तक बड़े बैंकों के लिए चलता है। तो हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो आगे चल के हम लोग आपको और ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो हम इस पे कमिटेड है कि हम अपनी सपोर्ट को इम्प्रूव कंटिन्यूसली करते रहें, और जब कभी भी कोई भी कस्टमर को कुछ दिक्कतें आती हैं वो हमें बताएं, और उसके लिए जो हमारा सेटअप है वो यूज़ करें। उसके चलते हम उनको वो सारा सुविधा देने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, और अगले महीने में आप हमसे सारी रेगुलेटरीज का जो कंप्लायंस मैटर्स है ये आप हमसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम रोल आउट शुरू करेंगे, चाहे वो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग का हो, बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लुकअप का हो, चाहे वो फॉर्म 121 हो, और जो मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट जो ट्राई का गाइडलाइन है, जिसके चलते आपके रिकॉर्ड में से चेक करना पड़ेगा कि कोई आपका कस्टमर का मोबाइल नंबर चेंज हो चुका है, नया नंबर किसी और को मिल गया है और वो आपका कस्टमर है, ऐसा कुछ गाइडलाइन है, उसके ऊपर हमारा काम चालू है।
और मुझे लगता है कि अगले महीने के एंड तक हम ये भी कंप्लायंट हो जाएंगे। तो इन सभी का रोल आउट हम अगले महीने शुरू करेंगे। इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल जो हमसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, जो हमने पिछले लगभग 1 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, 2-3 बैंक में इसका पायलट शुरू है और हम चाहेंगे कि और ज़्यादा बैंक इसके बारे में पूछे और जो पायलट हम करना चाहते हैं उसमें पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा अगले संवाद में मैं डेफिनेटली और थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके आप सभी को मैं बताऊंगा कि लिस्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड काम क्या हो रहे हैं। मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप चाहे वो बैंक में हो, सोसाइटी में हो या हमारे मतलब लिस्ट में हो, आप अगर एआई में कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप ये बात ले लो कि आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आज के दिन में कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसमें एआई ना हो। तो मैं आप सभी को भी ये अनुरोध करूंगा कि आप एआई के बारे में ज़्यादा जानकारी रखने की शुरू करो। एआई अगर आप कोई कर रहे हो तो हमें बताइए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टेक्नोलॉजी हम सभी यूज़ करें। जो सहकारी का क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई स्किल्स मिलना बहुत मुश्किल है, उसके लिए तो ये वरदान है। मेरे मानने में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो हम अपने आप को पीछे रख रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसके चलते हम लोग बहुत सारे इनिशिएटिव्स आगे चल के लेंगे और मुझे लगता है कि अतुल जी अगर प्लान्ड है तो वो भी एआई के बारे में बात करेंगे। उनके प्रोफाइल में भी ये बात सुनने को आया कि एआई के रिलेटेड वो भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर अतुल जी आपके पास भी एआई का कुछ मार्गदर्शन है तो हमें सबको दे दीजिए। तो वो पॉइंट रहेगा हमारी तरफ से कि एआई के बारे में हम बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं और आप आगे चल के बताएंगे। क्लाउडिफिकेशन हमारा चलता रहेगा और आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमसे जुड़े रहें। आखिर में मैं आप सभी से चाहूँगा कि आप एफआईआर जो हमारा प्रॉब्लम रिपोर्टिंग टूल है, इसको आप यूज़ करो ताकि आपके प्रॉब्लम रिकॉर्ड हो जाए। हमें वो रिकॉर्डिंग देख के आपके प्रॉब्लम समझने में बहुत जल्दी आ जाए और हम आपको बहुत जल्द मदद पहुंचा पाए। तो एफआईआर यूज़ कीजिए। आगे चल के हम एफआईआर को और बढ़ाएंगे, एआई एनेबल्ड करेंगे, उसके चलते आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन जल्दी मिलेगा। तो ये थे पॉइंट्स और ये थे मेरी तरफ से। मैं जल्दी कोशिश करने किया कि मैं जल्दी ख़त्म करूं, बट फिर भी मैंने 20 मिनट लिए। और मैं आप चाहूँगा कि आप सभी लोग नए साल में बहुत तरक्की करें और आप सभी हमसे जुड़े इस संवाद में, तो उसके लिए धन्यवाद। मैं अभी आमंत्रण करूँगा अतुल जी को कि कीनोट स्पीकर जो है, और अतुल जी के बारे में अभी हमने बता भी दिया, थोड़ा सा वो भी बताएंगे। तो अतुल जी, ओवर टू यू एंड द फोरम इज योर्स। वेलकम। Thank you, Giriji. Thank you so much. I must thank List and Giriji along with Dayanand, who was chasing me vigorously. वो बहुत पीछे पड़े हुए थे कि आप किसी भी प्रकार से हमें जुड़ो, एक सेशन हमें दो। तो टिपिकली जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में होता है, वो दयानंद ने मुझे कुछ सब्जेक्ट दिए थे, वो मैंने रिजेक्ट किए। मैंने उसको बताया कि ये सब्जेक्ट पे बहुत लिटरेचर और बहुत कुछ चीज़ें उपलब्ध है, और जब हम 26 में शुरुआत कर रहे हैं, दैट वी आर बिगिनिंग इन 2026, तो lot of things for urban cooperative banks are undergoing changes. And I suggested him a subject which was decided by Reserve Bank of India. Of course, it was thinking on the subject for almost 7-8 years. And then it was in December 2025. Reserve Bank of India's board conducted a board meeting in Hyderabad. And in that meeting, for the first time, the board decided that we are going to implement the risk-based premium for the banking as a whole. तो उसके बाद में ये सब्जेक्ट चर्चा में आया और उसके ऊपर मैंने जो मुझे समझ में आ रहा था उसका एक वीडियो शायद जनवरी में किया हुआ है। आई मीन इवन विदाउट एनी सर्कुलर और गाइडेंस ऑन दैट। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, और इसमें
मेरे खुद के चैनल पे एक विवेक जी गलसासी करके हैं, जिन्होंने डीआईसीडी में काम किया है और जो रिजर्व बैंक में कम से कम 200-300 बैंकों को इंस्पेक्ट कर चुके हैं। हाँ, उनका एक इंटरव्यू मैंने लिया था इसी तरह से, इस वजह से कि कुछ 30-40 सवाल थे मेरे भी दिमाग में थे, और जितने भी बैंकिंग फ्रेटर्निटी है उनसे भी मेरे पास सवाल आए थे कि सर इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। उस हिसाब से मैंने एक 50 मिनट का इंटरव्यू है, 2 संडे वो आएगा, प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ मे व्हेन बैंक स्टार्ट कंप्यूटिंग द प्रीमियम कंपटीशन जब होता है उस वक्त की बात है। दिस इज जिसको हम कहते हैं ना कि रिजर्व बैंक ने बैकडोर से बहुत चीजें करी हैं। सामने तो हमें सिर्फ रिस्क बेस्ड प्रीमियम दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे की सोच जो है वो बहुत बड़ी है। और जब मैं ये कहता हूँ ये सोच बहुत बड़ी है, जैसे मैं आपको बताते जाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि इसमें डीप थिंकिंग क्या है रिजर्व बैंक का, वो भी मैं उसका भी मैं खुलासा करूंगा, और आगे जाके क्या होने वाला है इसका भी खुलासा मैं करूंगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि कमर्शियल बैंक्स जो थी वो हमेशा रिजर्व बैंक का सर खाती थी कि भाई तुम हमसे डीआईसी का प्रीमियम लेते हो, हमारी तो बैंक कोई डूबती नहीं, ये कोऑपरेटिव बैंक वाले बहुत सारा पैसा हमारा खा जाते हैं। तो जो इंश्योरेंस फंड था उसमें से मैक्सिमम सब कोऑपरेटिव बैंक को ही पैसा जाता था, क्योंकि रिजर्व बैंक ने प्रिंसिपल बनाया था ऑलमोस्ट 98% डिपॉजिट कवरेज इज बीइंग गिवन। विद दिस लॉजिक कमर्शियल बैंक्स वर नॉट हैप्पी। The cooperative banks are not improving and the cooperative banks are not listening. वो सुधर नहीं रहे हैं। अब जब ये सुधर नहीं रहे हैं का शब्द का इस्तेमाल जब मैं करता हूं तो मैं एक अच्छी चीज आपको बोल देता हूं कि आज एक न्यूज आइटम आया है कि रिजर्व बैंक का पेनल्टी में डिक्लाइन हुआ है समवेयर अराउंड 37% ओवर प्रीवियस ईयर इन 2026. So this is an indication that the urban cooperative banks are improving in terms of compliance and risk management tremendously. और पिछले 5 साल में आप देखोगे तो रिजर्व बैंक के पेनल्टी में आईरैक रेगुलेशन, जिसको हम कहते हैं कि एनपीए क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है, उसमें कोई बैंक फंस नहीं रही है, क्योंकि बैंकों को ये समझ में आ गया कि अगर हम लोग इसमें गड़बड़ करेंगे तो हमेशा जूते ही खाएंगे। तो दैट पार्ट इज नाउ गॉन। कंप्लायंस में बहुत सारा सुधार आया है, और दिस इज वन वे टू इम्प्रूव द सेक्टर। दिस इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव। जो आज का टॉपिक है उसको उसके ऊपर जब मैं बात करूंगा तो ये स्टोरी 1961 से शुरू होती है। 1961 में जब डीआईसी का एक्ट आया था तो कुछ 25,000 का इंश्योरेंस कवरेज था। कोऑपरेटिव बैंक उस वक्त कवर में ही नहीं थी, क्योंकि 68 के बाद में कोऑपरेटिव बैंक्स को जब वो सेक्शन 56 इंट्रोड्यूस हुआ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, उसके बाद में कोऑपरेटिव बैंक्स को उन्होंने कवर करना चालू किया। अभी इस वक्त जो है हमारे इंडिविजुअली 5 लाख के डिपॉजिट्स इंश्योर्ड है, और अगर वो उसका ए ऐसा कॉम्बिनेशन करते हैं तो पर फैमिली 20 लाख तक का कवर हमें मिल सकता है। लेकिन अगर वो दिमाग से अगर कस्टमर डिपॉजिट रखता है, यानी पति के नाम से 5 लाख, पत्नी के नाम से 5 लाख, फिर पत्नी का पहला नाम, पति का दूसरा नाम, फिर पति का पहला नाम, पत्नी का दूसरा नाम, ऐसा अगर रखता है तो अमाउंट हो जाती है 20 लाख तक। तो ये 20 लाख तक कवर पड़ता है। एंड दिस इज द ओनली इंश्योरेंस इन द कंट्री जिसका इंसिडेंस या इफेक्ट ये पास ऑन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो डीआईसी का इंश्योरेंस प्रीमियम है वो बैंक को भरना है। हालांकि भलाई किसकी है? भलाई कस्टमर की है। लेकिन बैंक कैन नॉट पास ऑन दिस कॉस्ट टू दी कस्टमर्स और दी डिपॉजिटर्स। द कॉस्ट हैज टू बी बोर्न बाय दी बैंक देमसेल्व्स। अब जब ये कॉस्ट बैंकों को ही लग रही है, और ये करंट कॉस्ट क्या है? करंट कॉस्ट ऐसी है कि 100 रुपए का अगर डिपॉजिट है तो 12 पैसे का प्रीमियम हर साल 2 इंस्टॉलमेंट में देना पड़ता है। ये मार्च के बैलेंस शीट के ऊपर समझो कि अप्रैल मई में देना पड़ता है, और फिर सितंबर के बैलेंस शीट के ऊपर आपको जो असेसेबल डिपॉजिट के ऊपर आपको अक्टूबर नवंबर में डीआईसीसी प्रीमियम देना पड़ता है। बैंक्स देती आ रही है। बहुत ही कम कोऑपरेटिव बैंक्स ऐसी होंगी कि जो डीआईसीसी में क्या कहते हैं वो टाइमली कंप्लायंस नहीं करती हैं। लेकिन गिन चुन के बैंक हैं जो बिल्कुल अटक ही गई हैं, वो बैंक छोड़ दो। तो इस वक्त जो 1430 बैंक से ऑलमोस्ट 99
0.99% बैंक्स डिपॉजिट इंश्योरेंस टाइम पे भरती है। अब ये इसमें बदलाव क्या आया है? पहला बदलाव ये आया है कि ये रिस्क बेस्ड प्रीमियम जो है, ये रिस्क बेस्ड प्रीमियम पूरी बैंकिंग सेगमेंट को है, कमर्शियल बैंक हो, रूरल बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक्स को, आरआरबी हो, सबके लिए ये मॉडल अप्लाई कर दिया है। लेकिन हमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को जब ये मॉडल अप्लाई होता है तो हमें वो टायर 2 में गिनते हैं, थोड़ा रिलैक्स वर्जन उनका है। तो फंडामेंटल चेंज इसमें आता है ऐसा है कि पहले वाले मेथड में क्या था कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि सब घोड़े 12 टक्के, सबको एक जैसा प्रीमियम। तो किसी बैंक का अच्छा परफॉर्मेंस होगा, उसका सिस्टम्स अच्छा होगा, उसका कंप्लायंस अच्छा होगा, उसका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होगा, उसके ऊपर उसको एडवांटेज नहीं मिलता था। तो नए इसमें क्या होने वाला है? तो नए इसमें प्रीमियम जो आएगा, प्रीमियम का जो परसेंटेज आएगा, वो रिस्क प्रोफाइल के ऊपर लिंक होगा। 2008 में रिजर्व बैंक ने पहली बार कैमल्स रेटिंग करके सिस्टम इंट्रोड्यूस की थी। तो कैपिटल, एसेट्स, मैनेजमेंट, अर्निंग्स एंड लिक्विडिटी, ये 5 पैरामीटर्स पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनका बैंक के इंस्पेक्शन के बाद में रेटिंग करती थी। बाद में जो रेटिंग मॉडल रिजर्व बैंक ने निकाला वो बैंकों को बताया ही नहीं, लेकिन वो मॉडल वही था, वही है मॉडल अभी भी। लेकिन इसके बाद इस यानी 1 अप्रैल 2026 के बाद तुम्हारा रिजर्व बैंक का जो रेटिंग आता है उसको बहुत सारा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। हालांकि डीआईसीसी उसका इंडिपेंडेंट एनालिसिस करेगी, लेकिन जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट आता है उसमें आप कंप्लायंस करते हो सिर्फ, उस तक वो सीमित नहीं है। रिजर्व बैंक ने आपका जो इंस्पेक्शन है उसको एक टूल बना दिया है। टूल किस लिए बना दिया है वो भी मैं आज 30-40 मिनट के इनिशियल टॉक के बाद में शेयर करूंगी। हाउ रिस्क बेस्ड प्रीमियम इज अ टूल टू कंट्रोल द बैंक एंड वीड आउट द वीकर बैंक्स। बताया नहीं है उन्होंने, किसी भी सर्कुलर में ये चीज कही नहीं है, लेकिन इसका मतलब मुझे जो दिख रहा है वही मतलब दिख रहा है। जब मैं टायर 2 की बात करता हूं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में, तो हमारा जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का कैटेगराइजेशन है साइज वाइज डिपॉजिट के हिसाब से, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, उसका कोई लेना देना नहीं है इससे। उनका टायर 2 जो ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री का कंपोजिशन है उसके हिसाब से हम लोग टायर 2 में आते हैं। तो हम लोग जब टायर 2 में आते हैं तो लगभग 450 के आसपास बैंक अभी भी या तो सैफ में है या फिर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में है। सैफ बंद हो गया, अभी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आ गया विच इज मोर स्ट्रिक्टर। तो लगभग 450 बैंक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में है। तो किसी भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को पहला गोल ये होगा कि हम लोग ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से बाहर कैसे आएंगे। मैं इसमें बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ेगा इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, आपको क्या करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी बैंक सैफ में कंटिन्यूड है या फिर रिजर्व बैंक ने आपको कम्युनिकेशन दे दिया है कि यू आर अंडर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन एंड देन देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, तो आपको पहला ऑब्जेक्टिव ये लेना है कि हम इसमें से जल्द बाहर कैसे गिरे। इसमें से बाहर निकलना बहुत आवश्यक है, नहीं तो इस सिस्टम का जो एडवांटेज तुम्हें मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। वो एडवांटेज क्या है उसके बारे में भी बताऊंगा। जैसे कि जो वीक बैंक है या फिर जो पीसीए में है, उन्हें जो अभी चल रहा प्रीमियम रेट है वही देना पड़ेगा, यानी उनके पैसे बचेंगे नहीं। आपको किसी भी आपके कस्टमर को बताने की जरूरत नहीं है कि आप प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में हो, बिकॉज दिस इज ऑल कॉन्फिडेंशियल, रिजर्व बैंक डजंट लीड टू डू दैट। उसी तरह से एक सप्लीमेंट्री डायरेक्शन रिजर्व बैंक में दिया कि आपको जो डिक्लेरेशन देना है डीआईसीसी प्रीमियम दिया या नहीं दिया, इतना ही लिखना है। आपका जो डीआईसीसी या रिजर्व बैंक रेटिंग करेगा वो रेटिंग आपको डिस्क्लोज नहीं करना है, वो आपके बोर्ड तक ही सीमित रखना है। इट इज फॉर यू एंड नॉट फॉर शेयरिंग। अगर आप ए रेटिंग में हो तो किसी पेपर में जाके एडवर्टीजमेंट मत देना कि आरबीआई ने हमको ए रेटिंग दिया है, क्योंकि कल अगर बी रेटिंग किया हो गया आपके बैंक का तो आप फेस नहीं कर पाओगे। तो रिजर्व बैंक ने सिंपल फंडामेंटल रूल बनाया है कि ये जो रेटिंग होगा ये आपको बताना नहीं है। वीकर बैंकों को इसमें से जल्दी बाहर निकलना है। अब मैं ये कहता हूं, जब मैं ये कहता हूं कि दिस इज अ टूल टू बी यूज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन फ्यूचर
to control the banks aggressively. अब ये टूल कैसे होता है कि इसमें समझ में आएगा कि 12% के रेट से प्रीमियम देने वाली बैंक कौन सी है, वो रडार पे आएंगी। क्यों रडार पे आएंगी? क्योंकि उनका रेटिंग लो है, उनके यहाँ कुछ 19-20 है, उनके सिस्टम में कुछ तकलीफें हैं, इसलिए वो 12% से दे रही हैं। तो मान के चलो कि आप अगर 12% से प्रीमियम दे रहे हो, यू आर ऑलरेडी कैचिंग अटेंशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपके पास चांस ऐसा है कि आप 12% का जो प्रीमियम है वो 8% तक, और बहुत ही अच्छा होगा तो 6% तक ला सकते हो। मैंने देखा है कि ऑन एन एवरेज बैंक 70 लाख 80 लाख DICC प्रीमियम देती है। सोच के चलो कि वो 50% हो गया तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी कितना बढ़ेगा। तो ये आज के हिसाब से अगर मैं ये जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस आए हैं उसमें अगर मैं देखता हूं तो उनका फोकस क्या है? उनका फोकस कैमल्स पे ही है। वो सबसे पहले देखने वाले हैं कि आपकी कैपिटल एडिक्वेसी क्या है। आपको अभी 31 मार्च 26 से 12% के नीचे CRAR रखना ही नहीं है किसी भी हालत में। क्यों नहीं रखना है? 4 साल पहले बोला है कि योर मिनिमम CRAR शुड बी 12%। आपका रेगुलेटरी रेटिंग के लिए इंप्रूव होना है तो आपका मिनिमम CRAR जो है 14 से ऊपर होना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 27% CRAR करो, 28% CRAR करो, उसका कोई मायने नहीं लगता है। इसका मतलब एक ही है कि यू आर नॉट यूजिंग योर कैपिटल इन द बिजनेस इन अ करेक्ट मैनर। यानी हायर CRAR का नेगेटिव मीनिंग रिजर्व बैंक निकालती है। तो रेंज क्या है? 15, 16, 17, 18, ये रेंज में आपका CRAR होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपकी नेटवर्क की ताकत क्या है? एक चीज मैं आपको बोलता हूं जो किसी भी सर्कुलर में लिखी गई नहीं है, और ये जो सर्कुलर आने वाला है, सर्कुलर रिजर्व बैंक ने निकाला नहीं है, और रिजर्व बैंक आपका नेटवर्क टेस्ट करना चाहती है तो ये कैपिटल एडिक्वेसी में आता है। वो कैसे टेस्ट करेंगी? देयर इज वन रेशियो, नेटवर्थ टू द डिपॉजिट्स। ये हम लोग निकालते ही नहीं है, ना हम ये देखते हैं, क्योंकि किसी भी गाइडलाइंस में नहीं है, कहीं ये पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन जब मैं कॉलेज ऑफ सुपरविजन में जाता हूं तो इंस्पेक्टर को जब मैं पढ़ाता हूँ रेशियोज या फिर सिस्टम्स हाउ टू इंस्पेक्ट द बैंक, इसके बारे में मेरे कई सेशन कॉलेज ऑफ सुपरविजन में होते हैं। तो एक चीजों के ऊपर वो लोग आजकल ज्यादा ध्यान देते हैं, वो बात ये है कि आपका नेटवर्क टू डिपॉजिट रेशियो शुड बी ओवर 10%। सिंपल, ये पक्का याद रखो। अगर 10% के नीचे आपका नेटवर्क टू डिपॉजिट रेशियो है तो कल जाके आप गाइडलाइंस ऐसा आ सकता है कि जब तक आपका नेटवर्क 10% ऑफ डिपॉजिट नहीं होता है आप डिपॉजिट लेना बंद करो। इस वक्त कुछ नहीं है, इस वक्त रिजर्व बैंक कुछ बोल नहीं रही है, मैं जो आने वाला है उसके बारे में मैं बोल रहा हूं। तो नेटवर्क का स्ट्रेंथ जो है कि भाई आपके पास 10 रुपए का कैपिटल है और आप 500 रुपए के डिपॉजिट ले रहे हो। जो बैंक लिक्विडेट होती है उन सभी जगह पे यही कॉमन इश्यू है कि नेटवर्क इज नॉट प्रोटेक्टिंग द साइज ऑफ डिपॉजिट्स। अब जब इस तरह की चीजें होती है तो रिजर्व बैंक भी इवॉल्व होती है इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशंस और इन टर्म्स ऑफ सुपरवाइजिंग द बैंक्स। तो ये नेटवर्क के बारे में आपको ये सोचना है कि आपका नेटवर्क टू डिपॉजिट रेशियो क्या है। ना तो ये आपको इस वक्त रिजर्व बैंक पूछ रही है, ना आपके स्टैट्यूटरी ऑर्डर पूछ रहे हैं, ना इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में कुछ गाइडलाइंस इस बारे में है, बट दिस इज द बेंचमार्क दैट दे आर वर्किंग ऑन। दूसरा जो चीज आप हमेशा जानते हो आपके ग्रॉस NPA के बारे में, ग्रॉस और नेट, और ग्रॉस और नेट में 7% के ऊपर ग्रॉस नहीं होना चाहिए, नेट आपको 3% नहीं होना चाहिए। मैंने कई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स देखी हैं कि उनका नेट NPA 0 होता है और उनका प्रोविजन कवरेज रेशियो होता है 150%। अभी ये दिस इज वायलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी ये वायलेशन कैसे होता है मैं आपको बताता हूं कि आपका 100 रुपए का लोन है, वो NPA हो गया है, आप उसके ऊपर 150 रुपए की प्रोविजन करोगे तो ये जो 50 रुपए की एडिशनल प्रोविजन कर रहे हो, दिस डज नॉट हैव बैकअप ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और हम सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने दिए गए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो अप्लाई करने हैं, उसका एक सिंगल पेज सर्कुलर रिजर्व बैंक में 2008 में इशू किया है।
और आज अभी जो प्रूडेंशियल और डिक्लेरेशन, प्रूडेंशियल एंड डिस्क्लोजर नाम का जो गाइडलाइंस 2021 में और ये 28 नवंबर 2025 में आया, उसमें आप एक लाइन देखोगे कि जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपको कंप्लाई करना है। तो अगर आप 150% प्रोविजन कवरेज रेशियो लेके चल रहे हो, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ वायलेशन। 100% रखो, यू कीप इट 100%, देयर इज नो इश्यू ऑन दैट। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, आपके अर्निंग्स क्या है, आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है, आपका प्रॉफिट में ऑसिलेशन बहुत हो रहा है क्या, आज एकदम लो प्रॉफिट, कल एकदम हाई प्रॉफिट, ये जो वरायंस है इसको भी देखा जाएगा। और लिक्विडिटी के बारे में हम लोग एएलएम की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, आपको एएलएम की तरफ ध्यान, ये रिस्क बेस्ड प्रीमियम में अगर आपका खर्चा कम करना है तो ध्यान देना जरूरी है। क्या ध्यान देना है? ध्यान ऐसा है कि आपके पहले 90 डेज के बकेट में अगर गैप्स आती हैं, तो जब आप वो रिजर्व बैंक को ऑफसाइट सर्वेलेंस में रिपोर्ट करते हो, तो गैप आप कैसे मीट करोगे, ये क्लैरिफिकेशन दो। रिजर्व बैंक का इंस्पेक्शन जब आता है तब वो गैप के ऊपर आपसे डिक्लेरेशन लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो रेटिंग के वक्त देखी जाएगी, वो ऐसा है कि आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है और आपका अर्निंग कैसा है। यही एक एरिया ऐसा है कि जिसके लिए आप नंबर से कुछ नहीं दिखा सकते हो। आई मीन दिस इज एन एब्सोल्युटली सब्जेक्टिव एरिया। अगर ये सब्जेक्टिव एरिया है तो ये कहाँ लेके जाता है आपको? आपके इंस्पेक्शन रिपोर्ट के फाइंडिंग्स में। मैं एक ही एग्जांपल दूंगा क्योंकि मैं आपको 10 एग्जांपल दे सकता हूँ, हमारे पास समय सीमित है। एक ही एग्जांपल दूंगा। एक स्टेटमेंट रिजर्व बैंक का इंस्पेक्टर लिखता है कि बोर्ड डज नॉट हैव ओवरसाइट इन द ऑडिट फंक्शन ऑफ द बैंक। इतना काफी है। ये एक सेंटेंस लिखने के बाद में उसको एज अ बैंक डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? कि जो ऑडिट का मास्टर डायरेक्शन है उसके कंप्लायंस में उन्हें गैप्स दिखती हैं, या फिर वो एक सेंटेंस लिखते हैं कि द क्रेडिट अप्रेजल विद इन द बैंक इज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी। ऐसा है, क्रेडिट अप्रेजल वाली बात ऐसी होती है कि उसमें आप जितना भी काम करो वो कमी होता है, लेकिन ये एक सेंटेंस लेके वो इंस्पेक्टर छूट जाता है, आप उसमें फंस जाते हो। तो ये आपको चीजें देखनी है। और रेगुलेटरी ब्रीचेस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में रेगुलेटरी ब्रीच, सबसे बड़ी रेगुलेटरी ब्रीच क्या हो रही है इस वक्त महाराष्ट्र में या कर्नाटक में या गुजरात में? क्या हो रही है? ये वो हो रही है कि 1 अगस्त 2025 को 10 साल के ऊपर अगर कोई बंदा आपके बोर्ड में बैठा है, दैट इज अ वायलेशन ऑफ बीआर एक्ट। नाउ इफ दैट इज द वायलेशन ऑफ बीआर एक्ट, रिसेंटली रिजर्व बैंक ने कुछ बैंकों में उनके एमडीज को ऑर्डर दिए हैं कि जो बंदा 10 साल हो गया है फिर भी बोर्ड में बिठा है, उसको घर बिठाओ, उसको घर बिठाओ। क्यों रिजर्व बैंक कह रही है? डिफेंस क्या होता था कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में रूल्स है, वो रूल्स उन्होंने दिसंबर में अमेंड कर दिए। तो अमेंडमेंट क्या किया उसमें? एक सबसे बड़ा अमेंडमेंट ऐसा किया कि उन्होंने 5A करके एक डेफिनेशन लेके आए। वो डेफिनेशन, वन सेंटेंस का डेफिनेशन उन्होंने मॉडिफाई किया। दैट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उन्होंने कोई पार्लियामेंट में जाके ये चेंज नहीं करवाया है। क्या डेफिनेशन लेके आए? वो डेफिनेशन ऐसा लाया कि जो भी बंदा बोर्ड में है और वो सेक्शन 10A2 बीआर एक्ट का सेक्शन 10A2 कंप्लाई नहीं करता है, ही विल बी ट्रीटेड एज इनएलिजिबल डायरेक्टर। अभी इसका दूसरा मतलब मुझे जो इमीडिएटली लगता है वो ये है कि तुम्हारे बैंक में अगर कोई इंजीनियर बैठा है, कोई डॉक्टर बैठा है, एब इनिशियो शुरू से ही वो इनएलिजिबल है, तो ये गवर्नेंस में आता है। और आप उनको ये नहीं लिख सकते हो कि हमारा इलेक्शन अभी हो गया तो अगली बार देखेंगे, नहीं, वो उनको बिठा सकते हैं। मैंने 2-3 बड़े बैंकों के 2-3 बैंकों के ऑर्डर्स मैंने देखे हैं जहां पे रिजर्व बैंक ने बताया है कि यू आस्क देम टू गो, जिनका 10 साल का जो पीरियड है वो 1 अगस्त 2025 को खत्म हो गया। इसके मेरे कई सारे वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन दिस इज द लेटेस्ट चेंज एंड दिस आल्सो इज बीइंग कवर्ड अंडर गवर्नेंस एंड कंप्लायंस। तो दिस इज द बीआर एक्ट वायलेशन। ये चीजें आपको देखनी है। यहीं पे आपका सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन होने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो प्रीमियम है 12 पैसे
₹100 के लिए 12 पैसे का जो प्रीमियम है उसमें बदलाव उन्होंने लाया है। सिंपल डेफिनेशन है, बेटर रेटेड बैंक जो होंगी उनको लोअर प्रीमियम आएगा और उसमें उन्होंने डिस्काउंट दिया है, 33% का डिस्काउंट दिया है प्रीमियम रेट में। और उसके अलावा उन्होंने एक विंटेज इंसेंटिव करके कंसेप्ट लाया है। व्हाट इज दिस विंटेज इंसेंटिव? विंटेज इंसेंटिव का इंटरप्रिटेशन इस तरह का है कि मान के चलो आपकी बैंक 25 साल काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, आपको एक भी पेनल्टी नहीं हुआ है, आपका कंप्लायंस अच्छा है, आपका रिस्क मॉडलिंग अच्छा है, आपके सभी फाइनेंशियल रिसोर्स अच्छे हैं, आपको एडिशनल 25% डिस्काउंट मिल सकता है। यानी 12 पैसे का जो प्रीमियम है ₹100 का, वो सीधा 6 पैसे पे आता है। ऑलमोस्ट 50% आएगा नहीं आएगा मुझे पता नहीं है, बट दिस इज व्हाट द रेगुलेशन इज इंडिकेटिंग, क्योंकि आपके सेक्टर में लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन है और आपका मेजर कुछ इवेंट नहीं है जिसमें आपको रेगुलेटरी कंफर्ट से रेगुलेटरी कंसर्न में रिजर्व बैंक ने आपको छेड़ा हो। मैं आपको बताऊं, जितने भी 1430 बैंक इस वक्त काम कर रही है ना, उनका रिजर्व बैंक के पास इंटरनल रेटिंग है। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी। डी कैटेगरी बैंकों को वो लिक्विडेशन में लेके जा रहे हैं। सी को वो बोल रहे इंप्रूव करो या मर्ज करो। बी को वो बोल रहे कि बी प्लस करो, और बी प्लस होने के बाद उनको बोल रहे आप ए में जाओ। ए में बहुत कम बैंक होती है, लेकिन दैट इज हाउ आई सी। लेकिन मोटा मोटा मुझे लगता है कि अगर आपकी बैंक अच्छा काम करती है तो 12 पैसे का 8 पैसे तक प्रीमियम रेट लाना आपको संभव है। इसके लिए जितने भी है डिस्क्लोजर्स और ये सब गाइडलाइंस जो है वो रिजर्व बैंक पहले ही ला चुकी है। उनका गवर्नेंस एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि प्रीमियम का अगर आप टाइम समय पे पेमेंट करते हो तो उनका ये मानना है कि दिस इज अ स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। अगर आप नहीं करते हो तो वो सुपरवाइजरी एक्शन आपके ऊपर ला सकते हैं। सुपरवाइजरी एक्शन जैसे ही आता है, आप जानते हो कि डिपॉजिटर्स का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। पेनल्टी अगर होता है तो कॉन्फिडेंस हिलता है। एक जमाना था कि पेनल्टी के बाद में बैंकों के सामने लाइन लगती थी, वो जमाना अब नहीं है, क्योंकि डिपॉजिटर्स एजुकेशन हो गया है। तो पेनल्टी लगने के बाद में लोग बाग अब पूछताछ करते हैं, लेकिन रन नहीं लगता है। लेकिन डिपॉजिटर का कॉन्फिडेंस अगर हिलता है तो आपके डिपॉजिट ग्रोथ में उसका इम्पैक्ट आता है। ये बिन बताए आता है, ये बिन बुलाए मेहमान जैसा होता है। ये करने की वजह क्या थी? करने की वजह यही थी, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि ये जो कमर्शियल बैंक वाले थे वो बहुत चिल्ला रहे थे। उनको कम से कम 6-7 साल रिजर्व बैंक ने दबा के रखा था। नाउ दे आर ऑल्सो हैप्पी दैट द कोऑपरेटिव बैंक्स वुड बी रेटेड ऑन रिस्क पैरामीटर्स। रिस्क सेंसिटिव प्राइसिंग वो लोग लेके आए हैं। मॉरल हजार्ड उन्होंने कम कर दिया है और इनडायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उन्होंने बढ़ा दी है। भी इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? आपका पैसा बचेगा, आपको इंसेंटिव मिलेगा अच्छा काम करने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा। रिवॉर्ड टू द वेल मैनेज्ड बैंक, दिस इज इनडायरेक्ट रिवॉर्ड टू द वेल मैनेज्ड बैंक। और ये जो 12 पैसे से जो देने वाले हैं, जो रेटिंग में लो आते हैं, वो वीक बैंक है, उनको प्रीमियम का बर्डन आएगा। ये तो ऐसा हो गया कि आपको दर्द तो हो रहा है, लेकिन आप बता नहीं सकते वो दर्द कहाँ हो रहा है, क्योंकि आप 12 पैसे से दे रहे हो, लेकिन आप किसी को बता नहीं सकते हो, क्योंकि डिस्क्लोजर में सिर्फ इतना ही लिखना है कि आपने डीआईसीसी प्रीमियम दे दिया, लेकिन आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे उसका इनडायरेक्ट प्रेशर जरूर आता है। छोटी बैंकों में प्रॉब्लम क्या है? छोटी बैंकों में प्रॉब्लम ऐसा है कि उनका जो सीबीएस का डेटा होता है ना, उसमें इनकंसिस्टेंसीज वो रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो फ्रंट डेस्क वाले जो काम करने वाले होते हैं, उनके उन्हें हर एक फील्ड का इंपॉर्टेंस समझ में ही नहीं आता है। अब जब वो फील्ड का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आता है तो फिर आपको तकलीफ होती है, आपको डेटा क्लिनसिंग का एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो डेटा इज अ बिग चैलेंज, एक्यूरेट डेटा होना जरूरी है। और इसीलिए ये मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे हो रहा है। फाइनेंशियल इम्पैक्ट के बारे में आपको मैंने बात बताई दी। इसका स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन कहाँ पे हो रहा है? इसका स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन हो रहा है आपके इंस्पेक्शन रिपोर्ट और उसके कंप्लायंस पे हो रहा है। ये जो असेसमेंट है ना, कई लोग बोल रहे हैं कि ये कैमल्स टाइप असेसमेंट है, मेरा ये मानना नहीं है।
कैमल्स का उन्होंने इस्तेमाल किया है, लेकिन कैमल्स के इस्तेमाल के अलावा सब्जेक्टिव एलिमेंट जो असेसमेंट में जाने वाले हैं ना, वो कैमल्स में नहीं है, लेकिन इसमें होंगे। आपको वो डिस्काउंटिंग फैक्टर देते हैं या नहीं है, तो बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। तो आपका जो इंस्पेक्शन होगा, उसका रिपोर्ट होगा, उसका कंप्लायंस होगा, सीरियसली लेना है, सीरियसली क्लोजर करना है। और इसमें मेरे लिए है, मैं जब ये सोचता हूँ, तो मुझे हमेशा ये लगता है कि बैंक क्या कर सकती है। बैंक एक चीज सीधी कर सकती है। आज आप 12 पैसे से पेमेंट दे रहे हो। एक तो मैंने शुरुआत में ही बोल दिया कि अगर आप पीसीआर में हो, उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। जो वजह है आपके पीसीआर के लिए, उसको इंप्रूव करो, एलिमिनेट करो, और आप नॉर्मल बैंक बन जाओ। दैट शुड बी द फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट क्या होता है, जो पीसीआर में नहीं है उनके लिए, ये रिस्क बेस्ड प्रीमियम के लिए हर एक बैंक ने अपने बैंक के हिसाब से एक पॉलिसी करनी चाहिए। और तुम्हारी जो रिस्क कमिटी या ऑडिट कमिटी होती है, उसको हर 3 महीने में हमारे बैंक के पैरामीटर्स कहाँ जा रहे हैं, जो मैंने फाइनेंशियल पैरामीटर्स बताया, वो ट्रैकिंग करना जरूरी है। पॉलिसी और ट्रैकिंग, आपका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए कि हमारा प्रीमियम 12 पैसे से 6 पैसे तक कैसे आए। वो एक रात में या एक दिन में नहीं होगा। देयर हैज टू बी कंसिस्टेंट एफर्ट फॉर दैट। तो ये एफर्ट आपको करना जरूरी है, ये आपको डॉक्यूमेंटेड करना जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट में आपकी बैंक छोटी भी हो, तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करना चाहते हो, वो भी आपको करना जरूरी है। टाइमली पेमेंट आपको डीएससीसी का करना है, और रिस्क के कंसेप्ट और वायलेशन तो करना ही नहीं है। इंटरनल सिस्टम आपको इंप्रूव करनी है। जैसे आज अप्रैल में है, तो मार्च 27 में मेरा प्रीमियम क्या होगा, इसका बजटिंग एस्टिमेट करना चाहिए, और उस हिसाब से आपको काम करना जरूरी है। और सबसे एक बड़ी बात मैं आपको बोलता हूँ, जो बैंक कोई भी बैंक नहीं करती है, तुम्हारा जो इंटरनल ऑडिटर होता है या कॉन्करेंट ऑडिटर होता है, उसके स्कोप में एक बढ़ोतरी करो। क्या बढ़ोतरी करो? गिव हिम द स्कोप टू चेक द कैलकुलेशन ऑफ एलिजिबल डिपॉजिट्स and the calculation of premium based on the parameters which are communicated by the regulator. तुम जिम्मेवारी मत लो। इसकी वजह यह है कि कल जाके आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का अगर क्लासिफिकेशन गलत होता है तो पेनल्टी आएगी। रिसिबल प्रीमियम का आपका कैलकुलेशन गलत होता है तो पेनल्टी आ सकती है। तो गेट इट ऑडिटेड इज वन ऑफ द सिंपल एडवाइस विच आई फील शुड बी फॉलोड बाय ऑल ऑफ यू। ये मेजर जिसको हम कहते हैं ना, बेसिक कंसेप्ट क्लियरेंस जो जिसको हम कहते हैं, वो मैंने आपको बताया। काम बहुत है, करना जरूरी है, और मेरा ये विश्वास है कि आज जितने भी बैंक यहाँ जुड़ी है, वो सब इस सेशन से सुझाव लेगी, सीखेगी, और अपने बैंक में वो बदलाव लाएगी। गिरीश जी, दयानंद जी, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि जो ओपनिंग रिमार्क या ओपनिंग टॉक होता है, वो मैंने पूरा कर दिया। अब कुछ सवाल हो तो उनको डील करेंगे। Yes, sure, sir. Thank you so much, अतुल सर। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपने बहुत कम टाइम में दिया है, और मैं जानता हूँ लोगों को थोड़ा सा टाइम समझने में भी लगेगा। और मैं पहले भी हमारे जो लोग संवाद में पार्टिसिपेट करते हैं उनको पता रहेगी कि अगर उनको कुछ आपसे पूछना है तो वो चैट में लगाना था। हालांकि हमें कोई क्वेश्चंस नहीं आए हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अगर आपको कुछ आज के टॉपिक के बारे में, जो अपडेट्स मैंने दिए हैं उसके बारे में कुछ भी क्वेश्चंस है, तो आप अभी पूछ सकते हैं। तो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड आस्क इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस। तो अतुल सर, अभी आपके इंट्रोडक्शन में मैंने सुना कि एआई के रिलेटेड मैटर भी आप बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हमें बहुत उसके बारे में उत्सुकता रहेगी जी कि जी, मेरा क्या मेरा हो रहा आई है। मीन एआई के बारे में कहूँ तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर इन द स्टोन एज। वो जब तक वो माइंडसेट से बाहर नहीं आती है, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में एआई का इस्तेमाल होना बहुत मुश्किल है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में मुझे मेजर प्रॉब्लम जो लगता है, वो उनकी डेटा का लगता है। डेटा इज नॉट क्लीन बिकॉज राइट। देयर आर सो मेनी प्लेयर्स ऑन द डेटा। आपको क्लीन डेटा जिसके रिजल्ट आपको अच्छे मिल सकते हैं, ये मिलना बहुत मुश्किल होता है। और तीसरा ऐसा है कि मैंने कुछ बड़ी बैंकों में देखा है, वो चलते हैं कि वी विल हैव सम ऑपरेशंस अंडर एआई। दिस कैन नॉट बी योर गोल एज सच, एब्सोल्युटली। क्योंकि एआई इज एन इवॉल्विंग स्टोरी।
So True. AI is basically an experimental model for the BFSI sector, entire BFSI sector. अभी मुझे जिस कमिटी में ज्वाइंट चेयरपर्सन करके लिया है, उसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि वो रेगुलेशन एआई बेस पे लाना चाहती है और उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्रिसाइज रिकमेंडेशन दिया है। हम लोग 8-10 लोग हैं उसमें, पब्लिक सेक्टर बैंक, कमर्शियल बैंक, सब जगह से लोग हैं। तो एआई का यूज करना, यानी हम लोग क्या है, जो भी फ्री में है ना उसको यूज करना जानते हैं। जैसे चैट जीपीटी हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, ये सब हम फ्री में यूज करना जानते हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो परप्लेक्सिटी का या फिर चैट जीपीटी का जो प्रोफेशनल वर्जन है, पेड वर्जन है, उसको यूज Right. करो। आप अगर पेड वर्जन यूज करोगे, जो आपको इंफॉर्मेशन आती है, बिहाइंड द सीन जो काम होता है ना, वो प्रोफेशनली ज्यादा अच्छा होता है। दिस इज वन पार्ट। Right. सेकंड पार्ट इज, हमारे रिजर्व बैंक के एक डिप्टी गवर्नर है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने एक अभी कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट ये था कि भाई ये सब एआई वगैरह सब ठीक है, आप करो। आई मीन एआई हैज टू बी यूज्ड फॉर दी रूटीन थिंग्स which कैन बी डन वेरी क्विकली एंड ऑल दैट। लेकिन अगर आप रूटीन थिंग में करते हो तो देयर इज ऑलवेज अ कैविएट, दैट कैविएट इज एआई कैन मेक मिस्टेक। नाउ Absolutely. इफ द रेगुलेटर इज लुकिंग एट इट, तो रेगुलेटर ये कहेगा इसको वो यूज ही नहीं करना चाहेगा। तो हम ये चाहते हैं कि रेगुलेटर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एआई का इस्तेमाल करे, अच्छी तरह से करे। इसलिए हम लोग एरिया खोज रहे हैं कि कहाँ पे रेगुलेशन में एआई का इस्तेमाल हो सकता है। दिस इज वन पार्ट। Absolutely. और सेकंड पार्ट इज, if you go to the internet, you will find several workings in terms of Excel based AI. तो जिन बंदों को पिवट वगैरह चलाना नहीं आता है या एक्सेल के बारे में बिल्कुल छोटी जानकारी है, उनके लिए ये सहूलत होती है। मेरे जैसे सीनियर बैंकर के लिए एक्सेल यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सेल पढ़ना और उसमें मॉडिफिकेशन करना इतना भी आ गया तो भी बहुत हो गया। लेकिन वो भी कम हो जाएगा अगर मैं एआई में आता हूँ एंड इफ आई रिक्वेस्ट एआई टू चेंज सर्टेन फॉर्मूलाज। जैसे कि ट्रेजरी में व्हाट इफ सिनेरियो होता है, तो वो Yeah. व्हाट इफ सिनेरियो जब मैं निकलता हूँ, मेरा यील्ड आज 7% पे है, कल जाके यील्ड मेरा 7.5% हो गया, तो मुझे मार्क टू मार्केट में कितने लॉसेस आने वाले हैं, दैट इज एन इंडिकेशन। तो Right. एज अ ट्रेजरी हेड मुझे उसका इस्तेमाल इसलिए करना है कि मार्केट में यील्ड बढ़ गया तो मेरे पोर्टफोलियो का क्या हो गया। यील्ड कम हो गया तो मेरे यहाँ पे अप्रिसिएशन आएगा, उसका मुझे कुछ करना नहीं है, क्योंकि इंडिया में आईएफआरएस अभी अप्लाई नहीं हुआ है। ग्लोबली आईएफआरएस जहां पे अप्लाई हुआ है, वहां पे इंस्टीट्यूशन क्या करती है, जैसे डिप्रिसिएशन इग्नोर करते हैं, वो अप्रिसिएशन रिकॉग्नाइज करते हैं। इंडिया में वो नहीं है। एंड मेरा ये खुद का मानना है कि दिस इज अ फैंटास्टिक प्रूडेंशियल पॉलिसी बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इग्नोर एप्रिसिएशन, because appreciation will always help you in times of distress. So in a routine course of business, appreciation should not be used. So there are a lot of things which are coming up, and I believe 9th जून को हमारा पहला मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ है। Oh, nice. ऑलरेडी डेवॉस में एक प्रेजेंटेशन हो गया है, and we Okay. have committed to the government of India that we will give you, I mean लीडिंग बैंकर्स और लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी, ऐसे 8-10 लोग उसमें है, उनके सीईओ वगैरह है। तो मैं तो कोऑपरेटिव बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं Oh, उन fantastic. उन सब में बहुत छोटा बंदा हूँ। बाकी तो सब तुम्हारे एक्सिस बैंक का सीएमडी है, ये सीएमडी है, वो सीएमडी है, ऐसे लोग हैं। लेकिन मुझे अपना सेक्टर में बहुत क्लोजली जानता हूँ। अभी लगभग 30-32 साल काम करने के बाद में वो समझ में आता है कि हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बदलाव एक्सेप्ट क्विकली नहीं करते, दे टेक देयर ओन टाइम। लेकिन अगर वो बदलाव एक्सेप्ट किया तो वो अच्छी तरह से करते हैं। दे हैव डेवलप्ड इन अ ट्रिमेंडस वे, और सेक्टर हैज डेवलप्ड इन अ ट्रिमेंडस वे। जैसे कि आप देखो कि हमारा सेक्टर अभी स्टैग्नेंट हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि हर बैंक आज इनवर्डली काम कर रही है। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि पेनल्टी जो होती थी वो 37% से घट गई है। इसका दूसरा मतलब ये आता है कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनल काम कंट्रोल कर रही हैव है। इम्प्रूव्ड। इज एन Absolutely. इंडिकेशन। या Absolutely. या
और उसमें मेरा तरफ से 2 cents आई कैन से लाइक दैट कि लिस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 3 साल हुए जब से हमने लिस्ट में इन्वॉल्व हुआ हूँ, बट इससे पहले मैं सिंगापुर में था और सिंगापुर मॉनेटरी अथॉरिटी में से साथ में इनडायरेक्टली काम करता था बिकॉज आई वर्किंग फॉर ओसीबीसी बैंक। तो वहाँ पे जितना मैच्योरिटी रेगुलेटरी का है, मुझे बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज हुआ कि हमारा रेगुलेटरी जो आरबीआई का है, जैसे आपने बताया कि दिखता बहुत कम है बट अंदर से थॉट प्रोसेस बहुत डीप भी है, वाइड भी है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर हमें अच्छा सा सोच मिल रही है उससे सब कुछ अच्छा निकलेगा। और ये ही थॉट प्रोसेस हम भी लेके चल रहे हैं। तो छोटा सा काम हम करने की जो कोशिश कर रहे हैं एआई और सब प्रॉब्लम्स को एक तरीके से अटेंड करने का, वो ये है कि जो हमारी कोऑपरेटिव बैंक की सोसाइटीज की कुछ हद तक जो रेगुलेटरी कंप्लायंस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको ही क्यों, बड़ा प्रॉब्लम को ही क्यों सॉल्व ना करें। तो हम एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई की कैपेबिलिटीज को सारे गाइडलाइन अब तक आरबीआई जो निकाल के लेके आई है इसको पढ़वाएंगे। और हमारे पास एक ऐसा टूल रहेगा जिसको आप कुछ भी पूछ सकते हैं एज ए चैट एंड इंटरेक्टिंग इन योर ओन वेज एंड डूइंग थिंग्स। ये एक बात हो गया। दिस इज ग्रेट, दिस इज ग्रेट। दूसरा, उसका सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये फोकस करना चाहता हूं सर कि इससे वो दिमाग जिसको हमने आरबीआई के सारे गाइडलाइंस पढ़ा दिए, कोई भी हो, उससे वो इंटेलिजेंस यूज करके हमें चेकलिस्ट बना के दे कि बॉस मुझे सही तरीके से इसको कंप्लाई करना है। और आप मेरे बैंक को जानते हो, सोसाइटीज को जानते हो, तो कौन से चीज मुझे करने होंगे जो चीजों को किए बिना मैं इसको कंप्लायंट हूँ ये नहीं कर सकता। अगर मुझे वो 12 पैसे का 8 पैसे बनाने के लिए जो काम करने होंगे, वैसे अगर ये चेकलिस्ट बना के देगा कि ये करो ये करो ये करो ये करो ताकि आपकी प्रीमियम घट जाएगी, तो वो वाला रिकमेंडेशन एआई से आएगा। जी 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 जी, तो ये दोनों मेजर चेंजेस हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अगर एक बार हम लोग इसको कर लिया तो कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर में एक ऐसा दिमाग आ जाएगा एआई का जिसको प्रैक्टिकली हम चेकलिस्ट बना के एक्सपोर्ट में लेके आ सकते हैं। हर एक बैंक को एक चेकलिस्ट मिल सकता है, वो चेकलिस्ट को ले और वो जो भी स्मॉलेस्ट ऑफ द पर्सन रहेगा उनको दे और वो समझ सकता है, पूछ सकता है और उसके लिए जो बॉट है वो आंसर देगा और बैंकों को असिस्ट करेगा इन रियल टाइम इन ऑल द वेज कि आपके बैंक जितना ज्यादा और जितना जल्दी कंप्लायंस हो सकता है वो कर पाए। ये हमारी सोच है सर। और हम बहुत जल्दी इसको लॉन्च करेंगे। मैं आपको भी इंक्लूड करूंगा, दैट वे हमारे जो सौहार्द हो, हमारे जो सहकार हो, ये सारा एआई का भी लेवरेज करें। और हमें पता है कि टेक्नोलॉजी हमें हेल्प करेगी, बिना टेक्नोलॉजी के हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। तो ये हमारी इस पॉइंट से सर एक ही क्वेश्चन आया है जो मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए, कि हालांकि ये आज के सब्जेक्ट का नहीं है बट आपके रिलेटेड है। तो ये एनयूसी एफडीसी का जो मैटर है, ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द लॉन्ग टर्म विजन ऑफ एनयूसी एफडीसी, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, फॉर स्ट्रेंथनिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। इज इट समथिंग यू थिंक रेलेवेंट एंड यू नो एंड यू वांट टू आंसर? No, let me answer. Let me respond to that because Yes, I was with NBC FDC for almost 18 months. Wow. And I was the first CEO and mobilized a lot of capital from the urban cooperative banks. And of late क्या चल रहा है मैं ये उसके ऊपर कुछ लाइट नहीं डाल पाऊंगा. I will not be able to clarify as to what they are doing and how they are going ahead क्योंकि I am not updated. और मेरा ये मानना है कि दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट शुड नेवर फेल, इट शुड प्रोग्रेस. और बैंकों के लिए अच्छा है क्योंकि जो उनकी कलेक्टिव पावर है वो एनयूसी एफडीसी में आती है. लेकिन उनका क्या चल रहा है, व्हाट दे आर डूइंग, हाउ इट इज गोइंग, आई एम नॉट अपडेटेड. आई एम सो सॉरी क्योंकि काफी दिन हो गए. फिर मैं भी अलग अलग चीजों में उलझता चला गया क्योंकि मैं बीमार पड़ गया था, मुझे कैंसर हुआ था. So I stayed away for almost 8 months subsequently, and then I did not join because it was not physically possible for me. It was only recently from October or November I started working.
Oh, okay, okay. Almost for 6 to 8 months, I was not in a position to do. I Sure. was weak and almost I had lost almost 30 kgs of weight, but Oh my I God. could conquer the cancer. So that's how the Oh, story is. congratulations, Yeah, sir. yeah, And yeah. wish you all the best. मतलब it's a very big thing कि कोई कैंसर जैसा चीजों को डील कर पाए. All the Yeah, I wish you all the best of the health to you. yeah, And thank you yeah, so much for being there. And yeah. we will stay connected. We will और किसी को भी फिर से मैं अनुरोध कर रहा हूँ सभी को कि अगर आपको कुछ और पूछना है सर को हमें तो पूछ सकते हैं. We can just give 10 more seconds. If no more questions, yes, we will proceed to the next step. Yeah. Okay, there is a question. I want to know which middleware solution is used for API integration between I4C and NCRP portal and existing CBS solution. Okay, let me take this question, sir. Yeah. जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C जो है वो भी अपना नेटवर्क बढ़ा रही है, जिसके चलते we as citizens as well as customers of some banks should have a provision कि हमें अगर मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मेरे बैंक अकाउंट के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ है, तो मेरे पास जितने सारे सुविधा हो जिसके चलते मैं जिसको जितना जल्दी मैं समझ पाऊं और इसको मैं रिपोर्ट कर पाऊं, ये सुविधा बना रही है I4C. तो जो टेक्निकल क्वेश्चन इधर पूछा गया है कि हमारे कोर बैंकिंग सोल्यूशन जो है ओरेकल फॉर्म्स और रिपोर्ट्स में चलती है, जिन बैंकों में हमारा CBS चलता है उसमें ये चलता है, तो हम जो मिडलवेयर बना रहे हैं, जो सर्विसेज होंगे जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन और I4C के साथ इंटीग्रेट करने वाले हैं, इसका हम एक रीयूजेबल फ्रेमवर्क बना रहे हैं. जो टेक्निकल मामलों में पूछा जाए तो स्प्रिंग बूट करके जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके, क्योंकि हमारे सारे एड ऑन्स स्प्रिंग बूट यूज करते हैं, तो आज के दिन में स्प्रिंग बूट टेक्नोलॉजी यूज करके हम एक ऐसे सर्विसेज बिल्ड करेंगे जो बैंकों को I4C का URL जो दिया जाता है उसका कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर जाएगा, और बैंक में जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन चल रही है और बाकी सब आपके एड ऑन्स चल रहे हैं, इन सभी को वो इंटीग्रेट करेगा. ऑफिशियली इसको हम मिडलवेयर सोल्यूशन करके नहीं बोल सकते, बट मीडिएटिंग सर्विसेज क्योंकि बहुत कम ही होंगे, 2 ही होंगे शुरुआत में, आगे चल के बहुत सारे सर्विसेज जब होंगे तब हम फ्रेमवर्क को बढ़ाएंगे, एक डेडिकेटेड मिडलवेयर लेके आएंगे, बाकी सभी बैंकों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे. ये हमारा रोड मैप है. फिलहाल के लिए ये स्प्रिंग बोट सर्विसेज रनिंग ऑन अ टॉमकैट, ये हमारा टेक्निकल सोल्यूशन रहेगा, विच इज अ मिडलवेयर यू कैन से. And I hope I have answered your question which was asked onto this. Yeah. Okay. Thank you. Okay. I think हाँ कोई कुछ बोलना चाहते हैं क्या? Okay. No worries. हाँ हाँ सुष्मिता जी, I think you can go ahead. थैंक यू सर. मैं सुष्मिता पावले आज के संवाद सत्र में आप सभी ने समय निकालकर शामिल होने के लिए मैं पूरे दिल से आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ. आज के सत्र के मुख्य अतिथि श्री अतुल खिरवाड़कर सर जी का मैं पूरे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ. उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव से हमें मार्गदर्शन किया. मैं हमारे CEO गिरीश सर जी का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ. आपके मार्गदर्शन में हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है. सभी टीम सदस्यों का भी आज उनके सहयोग के लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ. इसी साथ आज का सत्र यही समाप्त होता है. धन्यवाद. Thank you. So Thank you. अतुल जी, thank you so much. हम will stay in touch और आगे भी हम आपके मार्गदर्शन लेते रहेंगे. Thank you so much. Yeah. Okay. Thank you. Thank you everyone. Bye. Thank you, sir. Thank you.